सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने सिटीजनशिप पढ़ लिया था कि आपकी जो नागरिकता है उससे रिलेटेड हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, और हमने ये भी देख लिया था कि जो आपका नागरिकता से संबंधित जो एक्ट है आपका, उसमें कितने तरीके से आप नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और कितने तरीके से आपकी नागरिकता को छीन लिया जा सकता है। तो हमने आर्टिकल 5 में पढ़ा था कि जो आपका, पहले तो मैं बात करूं कि आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल भाग था हमारा, उसमें हमने देखा था 5 से लेके 11 तक आपके आर्टिकल्स रहने वाले हैं, जिसमें पहला आर्टिकल क्या था, फिफ्थ आर्टिकल क्या कहता है? हाँ, नागरिकता कैसे मिलेगी? डोमिसाइल यानी अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त। अगर मैं बात करूं तो क्या था इसमें प्रोविजन की, संविधान लागू होने से पहले जो भारत में है वो तो नागरिक माने ही जाएंगे, लेकिन संविधान लागू होने के बाद जो भारत में आते हैं उनको नागरिकता किस हिसाब से मिलेगी? या तो उनका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या उनके माता पिता दादा दादी में से कोई भारत में रहता हो, ये तो हमने देखा था। या फिर अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है तो वो जो है भारत में पिछले 5-7 सालों से भारत में रहते हो, तो उनको उस हिसाब से नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 6 में हमने देखा था, आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। फिर आर्टिकल 7 हमने देखा था कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से दोबारा भारत है, उन लोगों को किस तरीके से नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 8 हमने देखा था कि जो फॉरेन में लोग रहते हैं हमारे, उनको नागरिकता किस हिसाब से मिलेगी। या तो उनको जन्म के हिसाब से मिलेगी, अगर उनका जन्म भारत में हुआ है और वो फॉरेन में है तो उस हिसाब से उनको नागरिकता मिलेगी। अगर उनका जन्म भी फॉरेन कंट्री में हुआ है तो उनको नागरिकता भारत की कैसे मिलेगी? या तो उनके माता पिता नाना नानी दादा दादी में से कोई भारत के हो तो उस हिसाब से उनको नागरिकता मिलेगी। यानी कि हमने देखा वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 9 हमने देखा था, आर्टिकल 9 ये कहता है कि जो आपका नागरिकता है, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपको भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ये सारे आर्टिकल्स उसमें था। आर्टिकल 10 कहता है कि आप अगर भारत में नागरिक हो तो संसद के द्वारा बनाए गए किसी न किसी कानून के तहत आप भारत में नागरिक हो। जैसे कि हमने देखा था सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप भारत में नागरिक हो, जिसमें समय समय पर जो है अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। लास्ट जो आपका 2019 में संशोधन हुआ था जिसमें बांग्लादेश से संबंधित प्रावधान थे। चलिए, अनुच्छेद अगर मैं बात करूं 11 की, तो आर्टिकल 11 कहता है आपका, क्या कहता है 11? कि संसद के पास ये अधिकार है कि जिस कानून के तहत आप नागरिक हो उससे वो आपकी नागरिकता को छीन भी सकती है और आपको नागरिकता दे भी सकती है ना, एक्विजिशन भी कर सकती है और डिप्राइव भी कर सकती है। ये हमने देखा था। तो ये सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए। अब जो है यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 से लेके 50 तक 51 तक आपके जितने भी आर्टिकल्स है वो आपको 1 बाय 1 याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक से, आई होप कि आप लोगों को 1 से लेके 11 तक सारे के सारे आर्टिकल्स याद हो गए होंगे। इसमें 1 से लेके 4 तक हमने पढ़ा था पार्ट ए में, पार्ट 1 में, और 5 से लेके 11 तक हमने पढ़ा था पार्ट 2 में। अगर याद नहीं किए तो याद कर लो, क्योंकि यहाँ से जो है 12 से लेके 35 तक आपके जो आर्टिकल्स और बढ़ने वाले हैं। तो इन शॉर्ट में बात करूं तो अभी फिलहाल की अभी तक की क्लास में 1 से लेके 35 तक आपको आर्टिकल्स जो बाय हार्ट याद होने चाहिए, 1 बाय 1 आपकी नसों में दौड़ने चाहिए वो आर्टिकल्स, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 से लेके 50 तक के आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 to 1 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, याद करने में दिक्कत होती है, माना कि एक बारी में याद नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन तो याद होगा। एक बार तो याद होगा, एक बारी में याद नहीं होगा लेकिन एक दिन याद होगा। चलिए, आज हमारा जो है पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका पार्ट 3 कहता है फंडामेंटल राइट्स। आप देश के नागरिक हो तो देश के द्वारा आपको कुछ अधिकार दिए गए, वो अधिकार कौन कौन से हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, तो देखो यहाँ पे सब इंग्लिश वाले ही है ना, बस एक को छोड़ के। चलिए, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? वैसे क्या होते हैं? एक अधिकार, एक नागरिक होने के नाते आपको क्या मिले हुए? एक अधिकार मिले हुए। जैसे मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के संविधान से हमने जो है क्या लिया, इनको लिया है। अब जो है यहाँ पे मैंने बताया था कि भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली है, इसीलिए तो यहाँ पे कुछ आलोचनाएं होती है
कि कुछ लोग जो है कहते हैं कि भारत का जो संविधान है उधार का थैला, यानी कि हमारा खुद का कुछ है ही नहीं, हमने अलग अलग जगहों से लिए। वास्तव में देखा जाए तो वो सारी चीजें भारत में थी। हम बोलते हैं कि ग्राम पंचायत हमने दूसरे देश से लिए, लेकिन ऑब्वियसली हमारे बात हमारे देश में थी। आपने देखा होगा चंद डायनेस्टी, पवार डायनेस्टी में ग्राम पंचायतें थी, ग्राम सभाएं थी। जब आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते, न केवल उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते, जबकि आप अगर एंशिएंट मेडाइवल देखते हो तो वहां पे भी जो है आपको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, यानी कि जैसे आप बोलते हैं ना कि सयाड़ा, बूढ़ा, ये कौन थे? ग्राम सभा के ही तो लीडर थे। तो ग्राम सभा आज के डेट में हमारे पास है। संसदीय प्रणाली अगर मैं बात करूं तो संसदीय प्रणाली, हाँ हम बोल सकते हैं कि हमने बोरो करी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रावधान थे जैसे हम जो है यहाँ पे रह सकते, जैसे आप बोल सकते इंटीग्रिटी, भाईचारे के साथ पहले से रहते। हमारा जो भारत का जो संस्कृति है वो काफी समय से जो है स्टार्टिंग से क्या है, एक डाइवर्स रही है। इंडिया एक डाइवर्स नेशन रहा है, चाहे हम पे मुस्लिम्स का आक्रमण हुआ, दिल्ली सल्तनत बनी हमारी, अफगान, तुर्क और मंगोल, इन्होंने हम पे आक्रमण किया, तो ये लोग कहीं ना कहीं तो भारत में बसे। हम इनकी मिक्सचर तो है, तब भी हम जो है आपस में भाईचारे के साथ रहते थे, आज भी हम भाईचारे के साथ रहते। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा भारत का संविधान जो उदार का थैला है। कुछ कुछ प्रोविजन जो हमने दूसरे देशों से लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन है जो वास्तव में हमारे देश में थे, लेकिन हमने पर्टिकुलर एक नाम नहीं था उनके पास। वो थी तो सही, लेकिन हमारे पास उनके लिए पर्टिकुलर नाम नहीं था, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हमने जो है बहुत से प्रोविजन कहाँ से लिए, अलग अलग कंट्री से लिए। उसी में एक प्रोविजन है कि फंडामेंटल राइट्स जो आपके कहाँ से लिए, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। तो ये ध्यान रखना, अमेरिका से ये आपके प्रोविजन लिया गया है। चलिए अब जो है यहाँ पे कि वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहते हैं भाई? मौलिक कहने का पीछे का रीजन क्या है कि दे आर नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपका जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, अगर आपके साथ कोई भेदभाव करेगा, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव करेगा, तो आपके साथ जो है अत्याचार हो रहा है, आपकी जो है नैतिक विकास नहीं हो पाएगा, आपका जो बौद्धिक विकास है वो नहीं हो पाएगा, और जो आपका धार्मिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। धार्मिक विकास में देखा जाए जैसे तो मौलिक अधिकार में आपका 29 और 30 है, 29 30 ना, हाँ 29 और 30 ये कहता है कि आपके पास धर्म से संबंधित जो अधिकार है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। यहाँ पे धार्मिक विकास हो रहा है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि जो हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज है वो जो अपने धर्म का प्रसार नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके पास गिरजाघर बनाने का अधिकार है, क्रिश्चियन स्कूल्स बनाने का अधिकार है, क्रिश्चियन से संबंधित जो भी चीज है उनका प्रमोट करने का अधिकार है। अगर मैं बात करूं मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स की स्कूल्स भी होते हैं, है ना, जहाँ पे जो है मुस्लिम्स की शिक्षाएं होती है, कुरान पढ़ाई जाती है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसका जो है यहाँ पे उसके अधिकारों को कम किया जा रहा है। दूसरे में बात करूं मोरल डेवलपमेंट, अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे, नैतिक नैतिक चीजें नहीं होंगी, तो आप देखो आज के हमारे भारतीय समाज में तो जाहिर सी बात है कि भाई चाचा के साथ बात मत करो, क्योंकि चाचा ने जो है चालबाजी करके हमारी जमीन हड़प ली। तो बचपन से जैसी चीजें सिखाई जाती है, हम बच्चा जो है वैसे ही चलता है। लेकिन अगर उसके पास अधिकार होंगे, उसको समझ होगी कि भाई मेरे अधिकार क्या है, मुझे किस तरीके से किसके साथ बात करनी है, क्या चीजें करनी है, वो सारी अगर उसको मालूम है, तो उसका जो है यहाँ पे नैतिक विकास भी होगा, उसको सही गलत की परख होगी। इंटेलेक्चुअल में भी सेम वही हो जाएगी कि बौद्धिक विकास, उसकी सोचने की शक्ति और उसका जो काम करने का तरीका है वो विकसित होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर मैं बात करूं फिजिकल डेवलपमेंट की, अगर बच्चे को कहीं घूमने जाने ही ना दिया जाए तो उसका जो है यहाँ पे विकास हो पाएगा। अगर उसको स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है तो उसका जो है शारीरिक रूप से वो बढ़ पाएगा। आर्टिकल 21 कहता है, ये आपका है आर्टिकल 21 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 21 भले ही हम आज की क्लास में करेंगे, लेकिन आर्टिकल 21 इसका जो है एग्जाम्पल है, फिजिकल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। मतलब क्या है, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी ऑफ पर्सनल लाइफ। जो भी आपको जीने में सहायक होते हैं, आपके जीवन को जीने में जो भी चीजें तत्व जो है आपके जीवन को जीने में सहायक होते हैं, वो सब। जैसे अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 21 आपको कहता है कि भाई आपके पास स्वच्छ पानी पीने के अधिकार है, स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ खाना जीने का खाना खाने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ये सोने का अधिकार है। तमाम जितने भी अधिकार है आपके जीवन को अगर जो विकसित बनाते हैं आपके जीवन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे जो है प्रोविजन किसमें, आर्टिकल 21। जब आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे समझ में आया कि आर्टिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल ये मौलिक अधिकार इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये क्या है,
हमारा शारीरिक विकास हो सके, हमारा नैतिक विकास हो सके, बौद्धिक विकास हो सके, और जो हमारा धार्मिक विकास है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो सब हो सके। आ रही बात समझ में, है ना। चलिए दूसरा, पहला रीजन तो ये कि इनको मौलिक क्यों कहते हैं। दूसरा रीजन ये है कि गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख लो, मैं वैसे हाई सुप्रीम कोर्ट लिखने वाली थी। गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के द्वारा आपको दिए गए हैं। अगर इनका जो है हनन होता है, कोई व्यक्ति आपके साथ आपके मौलिक अधिकारों को कम करता है या हनन करता है, उसका आपको देता नहीं है, या फिर ऐसा बोला जाए जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार के अधिकार देता है। 6 प्रकार के अधिकार ये देता है कि आपको कुछ भी बोलने का अधिकार, कुछ भी मतलब आपको खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, आप अपने आप को मतलब जैसे बोला जाए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपके पास अधिकार है कि आप बोल सकते हो, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये अधिकार है। दूसरा अधिकार ये है कि भाई आप देश की किसी भी क्षेत्र में जाके घूम सकते हो, वहाँ निवास कर सकते हो, वहाँ बिजनेस कर सकते हो। आप कोई आंदोलन कर रहे हो तो आप आंदोलन ऐसा करोगे कि जहाँ पे जो आपके हथियार है उनका प्रयोग ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति आपको आंदोलन करने से रोकता है, अगर सरकार आपको कहीं घूमने से मना करती है, कहीं निवास करने से मना कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको जो है ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट दूसरा रीजन हो गया कि ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको आपका विकास हो सके, आपका ठीक से प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए जो है संविधान ने आपको ये चीजें दिए, मौलिक अधिकार। पहला तो रीजन ये, दूसरा रीजन ये। चलिए इतना समझ में आया, हाँ कि ना, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि अब जो है आगे देखना हमें कि वाई वर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड, क्यों फंडामेंटल राइट्स दिए, आपके आखिर जरूरत क्या पड़ी कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए, आपको खुद के अधिकार दिए गए, क्या अधिकार है, ये एक देश के नागरिक होने के नाते आपको अधिकार दिए गए। दे वर प्रोवाइडेड टू अचीव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, या राजनीतिक लोकतंत्र, यानी कि अधिकार आपको क्या देता है कि आप अपने हिसाब से क्या कर सको, डेमोक्रेसी में भाग ले सको। डेमोक्रेसी में भाग लेने का मतलब क्या है, लोकतंत्र, यानी कि आपके पास अधिकार है कि आप चुनाव कर सकते, चुनाव में लड़ सकते हो, चुनाव में भागीदारी निभा सकते हो, अपने हिसाब से अपने लिए कोई अच्छा व्यक्ति चुन सकते हो जो आपके लिए अच्छे काम करेगा, नियम कानून बनाएगा। आ रही बात समझ में। दूसरा, थ्रू फंडामेंटल राइट्स द इंटरेस्ट एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट, मतलब ये है कि सरकार जो आप पे किसी भी तरीके का शोषण नहीं कर सकती है। अगर सरकार आपके शोषण करती है तो इसका मतलब वो आपके मौलिक अधिकारों का भी शोषण कर रही है। अगर मौलिक अधिकारों को शोषण कर रही है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है। अगर राज्य सरकार के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को कम करने का या मौलिक अधिकारों को ठीक से लागू नहीं किया गया है, आपकी जो अधिकार है उसको नहीं माना गया है, तो आप सीधा नैनीताल हाईकोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 26 के तहत, ठीक है। उसके बाद आप सीधा जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, पर डायरेक्ट नहीं जाया जाता है। तुम जा सकते हो बट सुप्रीम कोर्ट में ना कोई भी केस सीधा नहीं पहुंचता है। हाँ जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नीचे से जाना पड़ता है। नीचे ना भी जाओ तो तुम पहले हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। लेकिन कोई भी केस वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाता है, वो कहने की बात है यहाँ पे, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी केस जो है ना सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट से जाता है ऊपर को। अगर सबऑर्डिनेट नहीं कर पाया सॉल्व, हाई कोर्ट भी नहीं कर पाया तो सुप्रीम कोर्ट। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 करोड़ से ज्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हुए। तो सोचो अगर तुम केस फाइल करने जाओगे तो कहाँ, कितने नीचे आएगा तुम्हारा नंबर। अब खैर वो बात अलग है कि कहाँ आएगा, लेकिन हाँ मौलिक, ऐसा भी हो सकता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई केस है तो वो डायरेक्ट जा सकता है, डायरेक्ट उस पर एक्शन लिया जा सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो सुप्रीम को हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें लगभग 3 करोड़ से ज्यादा जो है आपके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये चीज समझ में आएगी कि आपके जो है आर्बिट्ररी एक्शंस के खिलाफ जो है राज्य के द्वारा जो आपके नागरिक होने के नाते आपको एक अधिकार दिए गए। चलिए इसमें एक आता है आपका ह्यूमन राइट्स, एक आता है आपका फंडामेंटल राइट्स।
एक होता है आपका फंडामेंटल राइट्स और एक होता है आपका ह्यूमन राइट। दोनों में क्या डिफरेंस है साक्षी को छोड़ के सब बताएंगे। यानी कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार। नाम सुना होगा आपने ये? नहीं पता किसी को? ठीक है, नाम सुना है लेकिन डिफरेंस पता नहीं है। देखो, फंडामेंटल राइट्स तो आपको एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते मिले हुए। अगर आप किसी देश के व्यक्ति हैं, भारत के व्यक्ति हैं, तो आपको जो है यहाँ पे मानवाधिकार मौलिक अधिकार मिले। देश के नागरिक होने के नाते जो आपको अधिकार मिलते हैं वो आपके मौलिक अधिकार होते हैं। इंसान होने के नाते जो आपके अधिकार होते हैं वो आपको उसको बोलते हैं हम ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। ठीक है, बात समझ में रही? ये आपको इंसान होने के नाते, आप इंसान में अगर कोई भारत में व्यक्ति है, अगर उस कोई फॉरेन व्यक्ति है और इंडियन व्यक्ति है, दोनों के पास सेम जो है अधिकार होंगे। यानी कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति है, किसी फॉरेन कंट्री का व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आया है तो हम इस पे जो है इसका अत्याचार कर सकते हैं। इस पे हम अत्याचार नहीं कर सकते, भले ही उसके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं, लेकिन ह्यूमन राइट्स तो है। एक मानव होने के नाते उसके पास अधिकार है। आ रही बात समझ में? ह्यूमन राइट्स मतलब मानव होने के नाते अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मतलब कि देश का नागरिक होने के नाते अधिकार। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, जब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अभी फिलहाल यहाँ पे है नहीं, तो ह्यूमन राइट्स आपका मेनली देखा जाए तो मेंस वाले टॉपिक में आता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया? बाकी आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं इतना। चलिए, अब हम देखते हैं कि ऐसे कुछ अधिकार है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है। अब मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन करूं कि क्या सारे फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों को है या विदेशी नागरिकों को है? क्या राइट टू इंफॉर्मेशन आपका जो है एक मौलिक जो फंडामेंटल राइट है वो है ही नहीं, वो एक लीगल राइट है। लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट सिर्फ वो राइट है जो आपको इस भाग के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी आपको जो है एक लीगल राइट बन चुका। अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँ, आपको समझाऊंगी कि जो आपके क्या सारे कानून जो है फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल राइट्स ही कानून सारे राइट्स है। ये आपको एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आती है, वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए, अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई भारी व्यक्ति भारत देश में घूमने के लिए आया है तो आप उस पर अत्याचार करो कि भाई जाति के आधार पर उसका, अगर मान लो कोई युगांडा का साउथ अफ्रीकन व्यक्ति आ गया तो आप उसको उसके कलर के हिसाब से आप उस पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। जैसे अमेरिका में क्या बोला जाता था कि ब्लैक पीपल्स जो है वो डॉग के समान है, तो यानी वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भेदभाव हो रहा है किसके, कलर के हिसाब से। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन के लिए है या फिर वो फॉरेनर्स के साथ के लिए भी है? तो जैसे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए कैसे है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। मतलब जब आप आर्टिकल 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29, 30 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भारतीयों के लिए क्यों है, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए क्यों है। आप भारतीयों के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। हाँ, क्या यहाँ पे फॉरेन व्यक्ति जो है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति सरकारी नौकरी में भाग ले सकता है? नहीं। आर्टिकल 19 कहता है आपके पास, आर्टिकल 19 के तहत 6 अधिकार होते हैं। क्या किसी भारी देश का व्यक्ति यहाँ पे आके विद्रोह कर सकता है, आंदोलन कर सकता है? हालांकि उसके पास ये अधिकार है कि वो देश के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है और निवास भी नहीं कर सकता है, उसकी भी अलग कंडीशंस है। व्यापार भले ही वो कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत उसके जो है कुछ शक्तियां जो है उस पर नहीं है। तो आर्टिकल 19 में हम बोल सकते हैं कि जो है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए। आर्टिकल 29 और 30 कहता है कि भाई कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से अपने जो एजुकेशनल सिस्टम्स होती है, शैक्षणिक संस्थान होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, मस्जिद वगैरह जो भी होते हैं, गिरजाघर होते हैं, जो भी चीजें अपने धर्म से रिलेटेड चीजें होती है, उनको जो है भारत में प्रमोट कर सकते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारत में
कोई बाहरी देश का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है यहाँ पे? हाँ है ना? नहीं कर सकता है। हाँ तो कल्चरल एजुकेशन राइट, वही तो बोल रही हूँ मैं कि आप धर्म के हिसाब से आप अपने कल्चरल को भी, कल्चरल राइट्स को एजुकेशन के सिस्टम में आप प्रमोट कर सकते हो। रिलीजन का अलग है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आप अपने हिसाब से प्रमोट कर सकते हो। इसमें आपके पास यहाँ पे माइनॉरिटी भी आती है और मेजोरिटी वाले पोर्शन भी आते हैं, इसमें दोनों आते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बेसिकली मेन जो आपको माइनॉरिटी वाला लेके चल रही हूँ कि आर्टिकल 20 बाहरी देश का व्यक्ति यहाँ पे नहीं कर सकता है ना अपने धर्म का प्रचार, अपने हिसाब से स्कूल्स नहीं खोल सकता जब तक उसके पास भारत की नागरिकता नहीं। अगर वो अमेरिका का नागरिक है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिना सरकार की परमिशन के यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो कुछ ऐसे कानून है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, नागरिकों के लिए। अब नागरिक होने के नाते फॉरेन जो लोग हैं उनको पे अधिकार है। तो आर्टिकल अब देखो 12 से लेके 35 तक आपके पास अधिकार है, और मेनली देखा जाए तो 14 से स्टार्ट होता है अधिकार, 12 और 13 तो कुछ और ही है। तो 40, अब देखो इसको याद करने का तरीका 15, 16, 19, 29, 30 से भारतीयों के लिए रिजर्व हो गए। इसके बाद जो भी 14 से लेके 35 तक अधिकार आते, इसके इनको छोड़ के, इनको एलिमिनेट करके वो सारे किसके लिए हो गए, फॉरनर्स के लिए भी हो गए। तो जैसे 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, ये सारे अधिकार किसके लिए हो गए, फॉरेन कंट्रीज के मेंबर्स के लिए विद इंडियन जो आपके नागरिक है उन सिटीजन्स के लिए। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम वन बाय वन करके जो है यहाँ पे आर्टिकल्स को देखेंगे। तो अभी देखो सबसे पहले आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 12 क्या कहता है। चलो 12 को देखने से पहले आप लोग बोल रहे थे ना कि आरटीआई जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है। आरटीआई फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट सिर्फ आपके ये 6 हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी जो कि आपके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 20 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी, उन सबके पास अधिकार है कि वो अपनी कल्चर को प्रमोट कर सकती है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, यानी कि संविधान के द्वारा क्या दिया गया, मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और अधिकार दिया गया जिसको क्या बोलते हैं हम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? नहीं रिट्स तो इसके अंदर पार्ट हो गया हिंदी, अगर मैं इसको बोलूं तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अपने मौलिक अधिकारों को जो फंडामेंटल राइट्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और राइट दिया गया है। वो राइट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि इस अधिकार के तहत, इस फंडामेंटल राइट के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके जो अधिकार है उनको खत्म, आपके अधिकारों को ठीक से, ये आप इसके तहत सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आर्टिकल राइट टू इक्वल, अब देखो याद रखना आपको इस तरीके से क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि 14 से लेके 18 तक आपके किस में आते हैं, राइट टू इक्वालिटी। 19 से लेके 22 तक आते हैं आपके राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 और 24 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण सबसे ज्यादा किसका आता है, महिला और बच्चों का। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, क्या कहता है, किनका शोषण नहीं करेंगे हम, महिला और बच्चों का। 24वां कहता है कि जो आपके जहरीले कारखाने होते हैं, जैसे जहाँ बम्स बनते हैं, फैक्ट्रीज होती है, वहां पे जो छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, लेबर वर्क कराया जाता है, तो वो नहीं करा सकते हम आर्टिकल 24 के तहत। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास अधिकार है कि आप अपने धर्म को जो है प्रमोट कर सकते हो, उससे संबंधित टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं, ये सारी धर्म से संबंधित, सॉरी जो भी आप उनका रख रखाव कर सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आप अपने धर्म मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक है, धर्म से संबंधित अपने जो कल्चर, अपनी संस्कृति को प्रमोट कर सकता है और अपनी संस्कृति से संबंधित जो एजुकेशनल राइट्स है उनको प्रमोट कर सकता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 20, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24, राइट टू
रिलीजन 25, 28 से लेके, मतलब 25 से लेके 28 तक। राइट ऑफ कल्चर, राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन तो 29 और 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, 31, 32, 33 भी है। 30, अब देखो यहाँ पे है ना 32, ये कुछ है, लेकिन ये कुछ और आते हैं। जैसे 31 आपका आता है राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा चुका है, तो अब ये एक लीगल कानून, इसको हमने किसके आर्टिकल 300A के तहत हमने इसको जो एक लीगल कानून बना दिया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44 1978 के तहत अब हमने इसको जो है फंडामेंटल राइट से हटा के क्या कर दिया है, एक लीगल राइट बना दिया है। अगर मैं बात करूं 33 भी इसमें है, 34 भी आएगा इसमें। 34 और जो 35 है वो बेसिकली आपके मिलिट्री एरियाज से संबंधित है, कि भाई मिलिट्री एरियाज में किस तरीके से प्रशासन होगा, वहां पे क्या क्या अधिकार होंगे, किस तरीके से अधिकार होंगे, वो है। तो अभी आप डिटेल में जब पढ़ोगे। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे देख लो कि आपके पास कितने प्रकार के अधिकार है, 6 प्रकार के अधिकार है, और क्रोनोलॉजी याद रखनी है, आर्टिकल्स याद रखते हैं 14 से लेके। अब इक्वेलिटी, अब समानता का अधिकार है, तो समानता किस हिसाब से दी जाएगी भाई, 14 से 18 में बताया गया कि समानता किस किस तरीके से दी जाएगी। आपके पास फ्रीडम है, तो वो आर्टिकल 19 से लेके 22 में बताया जाएगा। अगर आपका शोषण हो रहा है, तो शोषण किस हिसाब से हो रहा है, शोषण के अगेंस्ट आपके पास अधिकार है कि किन लोगों को हमने शोषण नहीं करना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भाई देश में आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी भी रहती है, उनको कहीं ऐसा ना लगे कि हमारा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, हमारी जो पावर से, हमारी जो राइट है उनको कम किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी जो है यहाँ पे एक उनके पास अधिकार है कि रिलीजन को प्रमोट करना है। कल्चर एंड एजुकेशनल, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब वन बाय वन करके देखते। सबसे पहला आता है आपका राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में आप देखोगे कितने प्रकार के, चलिए ये तो देख लिया कि पहले मूल संविधान में 7, देखो क्वेश्चन आता है कि भाई आपके मूल संविधान, जो आपका जब संविधान बना था 1950 में, जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ था, 1950 में जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उस समय आपके कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे, 7 अधिकार थे। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 में, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हमने आर्टिकल 31 से हटा के किस में कर दिया, 300A में। ये अब ये क्या हो गया, लीगल राइट हो गया। पहले ये क्या था आपका, फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट होने के नाते जो है बहुत सारे केसेस फाइल हो गए थे कोर्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के गए थे, तो उस समय हमारे पास क्या थी, जमींदारी सिस्टम था। जब जमींदारी सिस्टम था, तो अंग्रेज, जो भारत के जो जमींदार थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें थी। अब क्या हुआ कि हमें विकास करना है, अंग्रेज हमें बहुत अच्छी स्थिति में छोड़ के गए, हमें विकास करना है। विकास करने के लिए क्या चाहिए होता है, कंपनीज, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए होता है, जमीन चाहिए होती है। अब जब जमीनें हमने जो है सरकार ने लोगों से, जमींदारों से ली, तो जमींदारों ने कहा भाई कि ये तो हमारा एक मौलिक अधिकार है, तुम कैसे हमसे जो है जमीनें ले सकते हो। हम सीधा कहाँ कर जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, तुम्हारे अगेंस्ट जो है हम क्या कर देंगे, केस फाइल कर देंगे। इस तरीके से बहुत सारे केसेस फाइल होने लगे थे भाई कोर्ट्स में। अब कोर्ट्स के पास इतने सारे, भारत इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे जमींदार भी बहुत सारे होंगे, उनकी जमीनें भी बहुत सारी होंगी। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे विकास बहुत अच्छे से हो सकता है, जैसे आपका ये झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, ये आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। ये एरिया जो है इतना समृद्ध एरिया है कि यहाँ पे जो आपके जो मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे जो डायमंड है वो बहुत ज्यादा है। बिलासपुर बहुत फेमस है ना। और हाँ, कोल माइन तो खैर नीचे भी है, इधर भी है, बहुत सारे एरियाज। जैसे नीचे अगर साउथ की बात करी जाए, तो यहाँ पे आपका कोल माइन साउथ में, तो क्या पर हम बोल सकते हैं कि इधर हीरे वगैरह मिलते हैं, सोना थोड़ा बहुत मिलता है। ऊपर झारखंड छत्तीसगढ़ वाला छोटा नागपुर का एरिया जो है, ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स है। अब इतने बड़े एरियाज है, इतने बड़े एरियाज में जमींदारी सिस्टम है, जमीन के लोग हैं, तो बहुत सारे केसेस फाइल होने लगे। तो भाई जो आपका न्यायालय, कोर्ट है, वो बहुत परेशान हो गया। अब लोगों ने मिलकर सोचा कि कुछ ना कुछ तो इसका जो है यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा, इसलिए जो है 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, और कहा जाता है कि भाई अब आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, जमीन से संबंधित जो अधिकार है, अब वो आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब इसको जो है कानूनी राइट बना दिया। कानूनी राइट बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जितनी भी जमीन है, वो सब पे किसका अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है। आप यहाँ पे बैठे हो, किसका अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार। हालांकि हमने भारत सरकार से अपने नाम रजिस्टर करवाया है, अपना जो घर होता है, ये सब जो है
सर्कल रेट आपने सुना होगा कि भाई सरकारी रेट चल रहा है, हालांकि सर्कल रेट के हिसाब से जो अलग से जमीनें बिकी जाती है उसमें और इंक्रीज होता है ना। तो उस तरीके से अगर आपको जमीन खरीदनी है, आपको घर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, आपको अपने नाम वो एरिया जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा सरकार से खरीद कर। भाई जो सर्कल रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सरकार से खरीद सकते हो। तो इस तरीके से भाई जो है यहाँ पे ये लीगल राइट बना दिया गया। अब जो है यहाँ पे लीगल राइट बना दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं, नहीं है, एक लीगल राइट। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट देती हूँ आपको कि क्या सारे अधिकार फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कैसे? हाँ, तो जो अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर है वो आपके से फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स से इतर है वो आपके लीगल राइट्स हो गए। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे जो है लीगल राइट्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन तो है फंडामेंटल राइट, 21A के तहत है वो। राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इस तरीके से कुछ ऐसे कानून है इस तरीके से कुछ ऐसे अधिकार है जो आपके लीगल अधिकार तो है, लीगल राइट्स है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आ रही बात समझ में? कल को क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाएगा तो कर दोगे, करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ दोस फंडामेंटल राइट। थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। It was converted into a legal rights and placed under Article 300A in the 12th part of Constitution। तो याद रखना 12वें पार्ट में आपके भाग 12 अनुच्छेद 300 का ए, यानी कि आर्टिकल 300 तो था लेकिन अमेंडमेंट कराया तो 300 में एक भाग जोड़ा गया जिसको हमने सब क्लॉज ए बोला गया। अमेंडमेंट जो भी होते हैं ना वो आपको जो एक्चुअल आर्टिकल होता है उसमें जोड़े जाते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे 300 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था भाग 12 के तहत, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें जो है 300A जोड़ा गया, तब जाके ये 300A के तहत है। तो आप अगर 300 आंसर लगाओगे तो वो आंसर फुल्ली गलत हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे तब भाग 12 किससे संबंधित है? हाँ, सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंशियल जो रिलेशंस होते हैं उसके संबंधित, कि केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, पैसों से संबंधित, कि जो आपका टैक्सेस होता है, जो टैक्स होता है वो किस तरीके से आपसे टैक्स लिया जाता है, अब वो टैक्स जो है स्टेट और सेंटर के बीच में किस तरीके से डिवाइड होता है, वो जिसमें आप लोग बोलते हैं ना फाइनेंस से संबंधित है आपका। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आया। अब हम 1 बाय 1 करके देखेंगे आपका आर्टिकल 12। भाई आर्टिकल 12 और 13 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 12 आपका कहता है कि देश के अंदर, भारत देश के अंदर जितनी भी रूलिंग बॉडीज है उन सब की, देश मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो ये देश की परिभाषा है, देश की डेफिनेशन। अब देश के अंदर कौन कौन आते हैं भाई? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म स्टेट इंक्लूड, हम जो है पॉलिटिकल एंगल्स के रूप में देखा जाए तो देश को हम क्या बोलते हैं भाई? राज्य बोलते हैं। यानी कि हम कंट्री को क्या किस नाम से जानते हैं? स्टेट के नाम से जानते हैं। तो भाई मैंने आपको पहले दिन में बताया था कि जब भी मैं आपको पॉलिटी में देश की बात करूंगी तो वहां पे या तो मैं राष्ट्र शब्द यूज करूंगी या तो मैं राज्य शब्द यूज करूंगी, यानी कि देश पूरा जो स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहता है, आर्टिकल 12 कहता है, आर्टिकल 12 के अनुसार यहाँ पे राज्य, अब उस राज्य के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लाइक राज्य की अपनी सरकार है, अपनी संसद है, और उस राज्य के अंदर भी छोटे छोटे राज्य है। आ रही बात समझ में? ये पूरा देश है, इसको हमने राज्य बोला, इस देश के अंदर भी तो आपके राज्य है, इनको भी हम राज्य ही कह रहे हैं। देश भारत, देश भारत राज्य, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट्स है ये क्या हो गया आपके राज्य। तो यानी कि देश के अंदर राज्य। अब देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, राज्यों की अपनी सरकार है, केंद्र की अपनी सरकार है, पार्लियामेंट भी है, राज्यों की सरकार है, राज्यों की अपनी विधानमंडल है,
ऑल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सच एज, जैसे म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच एज स्टैट्यूटरी बॉडीज, यानी कि इसको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब जो संवैधानिक नहीं होती है। अब जो संवैधानिक नहीं होती, जो किसी कानून के तहत बनती है, उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। मतलब जिन चीजों को संविधान ने बनाया है वो हो जाएगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो संविधान ने नहीं बनाई है, किसी कानून के द्वारा बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज। इसको हम हिंदी में बोलते हैं इसको संविधान उत्तर निकाय, यानी कि ऐसे निकाय जो संविधान ने नहीं बनाई है, किसी कानून के तहत बनी है। ठीक है, तो ये आपके संविधान उत्तर निकाय हो जाएंगी। चलिए, जैसे आपका एग्जाम्पल किसको ले सकते हैं हम, नीति आयोग। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नीति आयोग। नीति आयोग पता है क्या होता है, सुना है क्या होता है, काम क्या होता है इसका? हाँ, रिपोर्ट्स तो बनाता है। हाँ, पॉलिसीज, नीति आयोग बेसिकली पॉलिसी मेकिंग के लिए काम आता है कि पॉलिसीज हम कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि इसको संविधान ने नहीं बनाया। हमने जो है यहाँ पे एक रिजोल्यूशन के हिसाब से बनाया कि भाई कैबिनेट की मीटिंग बैठी, हमने प्रस्ताव पारित किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, नीति मतलब जो हमारे पंचवर्षीय योजना चल रही थी ना, 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसकी जगह पे हमें क्या बनाना चाहिए, नीति आयोग बनाना चाहिए, जो कि ग्राउंड लेवल से काम करेगा, नीचे जमीन स्तर से काम करेगा। मतलब कि उसकी अप्रोच जो होगी वो कैसी होगी, बॉटम टू टॉप। मतलब पॉलिसीज कैसे बनेगी, नीचे से, नीचे के वर्ग, ग्राउंड लेवल से हम पॉलिसीज बनाएंगे। जो 5 ईयर प्लान था वो ऊपर से था नीचे को, यानी कि हम पहले सबसे ऊपर टॉप लेवल के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, फिर धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे। लेकिन जो है यहाँ पे नीति आयोग का काम क्या है, बॉटम से टॉप, सबसे नीचे पहले जमीनी स्तर पे काम करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ेंगे। इसको इन शॉर्ट ऐसे समझ लो कि सबसे पहले हम किनके लिए कानून बनाएंगे, जो गरीब लोग हैं, फिर गरीब के बाद जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मतलब सबसे नीचे गरीब, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसके बाद फिर जो आपके अमीर है उनके लिए, इस तरीके से। चलिए, तो जो आपका नीति आयोग है वो आपका कैसा है भाई, संविधान उत्तर निकाय, यानी कि वो संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसको जो है कैबिनेट में बैठे, अब मैं मान लो कि चेयरमैन हूँ, तुम सब कैबिनेट में बैठते, कैबिनेट नहीं, तुम सब जो है बैठे हुए हो, और हमने एक रिजोल्यूशन लिया कि हम एक क्या करते हैं, नीति आयोग बनाते हैं, बस बन गया नीति आयोग। इसमें हमने कोई अमेंडमेंट नहीं किया, कोई संविधान संशोधन नहीं किया, कोई संविधान के थ्रू नहीं बनाया, बस हमने एक कानून पारित किया, बन गया। तो ये क्या हो गया आपका लीगल राइट्स, कैसा हो गया, एक संविधान उत्तर निकाय। तो मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट देखा जाए तो यहाँ पे आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 कहता है आपका परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब उस राज्य की परिभाषा में कौन कौन है भाई, राज्य की, यानी कि राज्य की सरकार, उसकी अपनी संसद, और राज्य की अपनी सरकार, उसकी अपनी विधानमंडल, और जो लोकल बॉडीज होती है, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जितनी भी तमाम जो रूलिंग बॉडीज है ना, इन्हीं को ही तो हमने क्या किया, राज्य की परिभाषा। ये क्या करती है, देश में रूल करती है, शासन करती है। आ रही बात समझ में, है ना? चलिए, दिया समझ में आ रहा है आपको? चलिए, इधर परिधि देखो, आर्टिकल 12 में सिर्फ इतना याद रखना कि आर्टिकल 12 कहता है आपके देश की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में संसद आएगी, सरकार आएगी, जो भी रूलिंग बॉडीज होती है वो सब आएंगी। अब आप जो अब कल को IAS PCS अधिकारी बनोगे तो वो भी आपके किसके अंदर आओगे, आप आर्टिकल 12 के तहत आओगे। आर्टिकल 12 में आपका काम क्या है, अभी तो जब आप स्टार्टिंग में बनोगे तो तब आपका काम क्या होगा, सिर्फ कानून को एग्जीक्यूट करवाना। धीरे धीरे जब आप सेक्रेटरिएट की पोस्ट पे जाओगे, सचिव की पोस्ट पे जाओगे, तब आप जो है धीरे धीरे अपने जो है कानून बनाने में काम करोगे, कानून बनाने में सरकार को मदद करके, संसद को मदद करोगे। ठीक है, तो ये आप किसके अंदर आ रहे हो, बेसिकली देखा जाए तो आर्टिकल 12 डिफाइन द डेफिनेशन, डिफाइन द स्टेट। स्टेट क्या होता है, अब देखो, ये लिखने से पहले मैं आपको समझाऊंगी आर्टिकल 13, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें 2 पॉइंट्स है, इसको ध्यान से सुनना। ये बंद हो गया कि अच्छा, देखो यहाँ पे लिखूंगी मैं आर्टिकल 13, ध्यान से सुनना। पहले पता है आर्टिकल 13 क्या है? परसों के पेपर में आया था आर्टिकल 13, वीडियो का पेपर देखा? पटवारी का पेपर क्यों नहीं देखा? देखना चाहिए था। देखोगे तभी तो पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 है आपका प्री पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसको हम बोलते हैं बेसिकली जुडिशियल रिव्यू। इसको लिख भी लो, यानी कि न्यायिक समीक्षा। संविधान कानून मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है न्यायिक समीक्षा, यानी कि न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा जो है आपके कानून की समीक्षा की जा रही है। अब मतलब क्या है? आपका भाई संविधान लागू हुआ 1950 में। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे कानून होंगे जो संविधान लागू होने से पहले बने होंगे और कुछ कानून जो है संविधान लागू होने के बाद बने। अब जब संविधान लागू हुआ तो आपके मौलिक अधिकार भी थे उसमें। तो भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इसमें? सुप्रीम कोर्ट करती है कि जो कानून आपके संविधान लागू होने से पहले बने हुए, अगर वो कानून आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को डिमोनिश करते हैं, डिमोनाइज्ड करते हैं, यानी कि डिमिनाइज्ड करते, कम करते, खत्म नहीं कम करते, यानी कि कुछ ऐसे, अब मान लो कोई ऐसा प्रावधान है कि भाई जो कहता है कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स जो है इसके तहत जो है यहाँ पे हनन हो रहा है। एग्जाम्पल में बात करूं, 1860 के टाइम पे आपका था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब जो क्या बन गया है? भारतीय न्याय संहिता बन गया है ना, अब इसका नाम चेंज हो गया। तो 1860 में आपका जो आईपीसी बना। अभी 1860 में आईपीसी बना है तो इसका मतलब क्या है? ये कानून जो आपका संविधान है, संविधान लागू होने से पहले बना है। अब जब संविधान लागू हुआ है तो आपको पता है आपके पास अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है। अब जब तक संविधान लागू हुआ ही नहीं है तो आपको क्या मालूम कि आपके मौलिक अधिकार भी थे। तो न्यायालय ऐसा काम करता है, न्यायालय जो है समीक्षा करता है। वो कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून बने हैं, क्या बोला मैंने? संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून बने हैं, अगर वो आपके मौलिक अधिकारों को कम करता है तो उसको जो है उस हद तक शून्य करार कर दिया जाएगा। मतलब कि आईपीसी है, आईपीसी में ये प्रोविजन है, इतने सारे प्रोविजन दे रखे हैं। मान लो कि ये वाला प्रोविजन जो है आपको, इस वाले प्रोविजन में ये लिखा है कि भाई ये मौलिक अधिकारों को हनन करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो आईपीसी में ये लिखा हुआ है सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, आत्माभिसंसन। सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल में है? 21 तो वो है पर्सनल लाइफ लिबर्टी वाला।
आर्टिकल 20, तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन लिखा है, सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन आपके आर्टिकल 20 में लिखा है। देखो एक बार चेक करो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन किस में लिखा है, 20 में आत्म अभिशंसन लिखा होगा, 2 सिद्धि होने पे इसी का पार्ट है ना। हाँ, आर्टिकल 20। सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आप क्या है खुद की गवाही नहीं दे सकते हो। आ रही बात समझ में? सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, खुद की गवाही ना देना। खुद की गवाही जैसे पुलिस जो है, अगर आपने पुलिस के सामने खुद की गवाही दे दी तो चल जाएगा, लेकिन कोर्ट पुलिस के सामने आप गवाही कैसे दे दी मतलब चल जाएगा, कैसे चल जाएगा भाई? पुलिस आपको मारपीट कर सकती है, टॉर्चर कर सकती है, ड्रग्स दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, आपसे आपका गुनाह कबूल करवा सकती है। तो ये कानून जो है आईपीसी के तहत अगर लिखा हुआ है कि सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? समझने की कोशिश कर रहे हो नवीन? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? नहीं आ रहा समझ में तो बोल लो। ठीक ठीक, मतलब मैं आपको दोबारा स्टार्टिंग से समझाती, किसी को समझ में नहीं आ रहा ना? दिया को मुझे लग रहा है नींद आ रही हो, ऐसे बैठी हुई है। पानी पियो, पानी दो ही नहीं। मॉर्निंग में ना नींद आती है, नॉर्मल बात है, मेरे को भी आती थी, क्या बोलना है ऐसा, ऐसा नहीं बोल सकती मैं, मेरे को भी नींद आती थी भाई, हमारी भी क्लास सुबह 6 बजे चलती थी, मेरे को नींद आती थी, तो पानी पीते थे हम। नींद आने का मतलब ये होता है पानी पियो। रात को कितने बजे सोते हो? वेब सीरीज मूवीज वगैरह देखते हो रात को? वो आजकल जो नागिन चल रहा है वो देखते हो? है, पता नहीं कितने सीरियल्स कितने सीजन आएंगे उसके, देश खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। हाँ, तो रात को कितने बजे सोते हो आप लोग? 11 12? 10:30? पढ़ते ही नहीं हो मतलब? 7 बजे खा देते हो? हाँ, सिंगल लोगों का यही है। तुम लोग कितने बजे सोते हो? 12 1 2 3 या रात 11? तभी भी तुम्हें नींद आ रही है, बताओ। एक एस्पिरेंट कितने बजे? नॉर्मल है 11 बजे से अगर 5 बजे सो रहे, इसका मतलब तुम्हारी आराम से 6 7 घंटे की नींद, 7 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है। एक एस्पिरेंट के लिए 8 घंटे की नींद मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा सो रहा है तो मतलब फिर आगे दूसरों को मौका दे रहा है वो आगे निकलने का। मैं आपने बताओ तो मैं रात को 2 बजे सोती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की पीपीटी बनानी है, वहां की पीपीटी बनानी है, अपना पढ़ना है, घर पे आजकल अकेली हूँ तो घर का काम भी करना है, सब कुछ चल रहा है। तो 2 बजे, फिर सुबह 6 बजे यहाँ के लिए आ जाओ, तैयार हो, तो हाँ 3 4 घंटे की नींद होती है। उसमें भी वो कभी कभी ऐसा होता है कि लेटते ही नींद नहीं आती, और ये मेरे को गॉड गिफ्टेड है कि मेरे को नींद बहुत कम आती है। और सही में बताओ, मेरे को गॉड गिफ्ट है, मैं बचपन से ही, मेरे घर वाले कहते कि मैं ऐसी हूँ कि मैं रात भर उठी रहती थी, दिन भर सोती थी, मैं मतलब बचपन से ही बोलती। तो यार जब छोटा बच्चा है, जब साल 6 महीने का बच्चा, वो सोएगा, उसके पास काम क्या है? अब तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे नींद भी उठती जा रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन हाँ, ये बात ये कि गॉड गिफ्टेड है, तो मैं उस गॉड गिफ्टेड को मैं क्या करूँ, संभाल के रखा हुआ है करने के लिए। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 कहता है आपका न्यायिक समीक्षा। अब देखो स्टार्टिंग से सुनो। न्यायिक समीक्षा मतलब ये होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब, अब तो फ्रेश हो गए हो ना, अब तो नींद नहीं आ रही है ना, अब तो समझने की स्थिति में हो। तो जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि अगर कोई कानून है, उस कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि आपके मौलिक अधिकार को जो है यहाँ पे खत्म किया जाए, कम किया जा रहा है, या आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो जो कानून संविधान लागू होने से पहले बन चुके हैं, वो कानून उस हद तक जीरो करार किया जाए, उस हद तक खत्म किया जाएगा। मतलब जैसे मैंने बोला कि 1860 में आईपीसी बना, अब आईपीसी में कोई ऐसा प्रोविजन है कि भाई तुम सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन करो, यानी कि आत्म अभिशंसन, यानी कि जो तुमने गुनाह किया भी नहीं है उसकी तुम जो है गवाही दे दो। पुलिस तो क्या कर सकती है भाई, तुम्हें ड्रग्स दे सकती है और मारपीट कर सकती है, टॉर्चर कर सकती है, तो आदमी ने जो गुनाह नहीं भी किया है वो कबूल कर देता है। जैसे हमारे पुराने टाइम पे मूवीज में चला आ रहा है 90s 80s के टाइम पे कि भाई हमने गुनाह नहीं किया फिर भी हम गुनाह कबूल कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पे ये मना किया है भाई सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। अब मान लो कि आईपीसी की कोई एक धारा है जिसमें बोला गया है कि तुम क्या है सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन करो। अब ये आत्माभिशंसन आपके अनुच्छेद 200 तहत अनुच्छेद 20 के तहत मना है कि आप जो अपनी खुद की गवाही नहीं दे सकते जब तक आप कोर्ट में नहीं दे रहे हो। हाँ, तुम अपनी गवाही कोर्ट में दे सकते हो क्योंकि वहां पे तुम पे कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। पुलिस तुम पे दबाव बना सकती है, पुलिस के सामने अगर तुम दबाव बना रहे हो, जैसे आपका नहीं होता वो सर पे रख के बहुत सी चीजें होती है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो रेड कलर का साउंड बजेगा, इस कुछ भी होता है इस तरीके से। हाँ, लाइट डिटेक्टिव, तो तुम अगर ऐसा काम कर, पुलिस ऐसा नहीं करवा सकती है।
तो संविधान लागू होने से पहले बना है ये कानून। अब सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट है। अब भाई जो है यहाँ पे इसने चेक किया, कोर्ट ने चेक किया कि भाई 1860 में ये कानून बना है और इसमें जो है आज की डेट में आपका अनुच्छेद 20 के तहत सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये वाला प्रोविजन जो है इस वाले पॉइंट से हटा दिया जाएगा। मतलब संविधान लागू होने से पहले जो प्रावधान ऐसा था उस कानून में कि जो आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है उसको हम उस सीमा तक हटा देंगे। मतलब हमने ये पॉइंट हटा दिया, संशोधन किया इस कानून पे, हमने वो पॉइंट हटा दिया। ये तो बात है संविधान से पहले की, यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून थे, जो कानून में जो भी प्रावधान थे, वो अगर आपके मौलिक अधिकारों को डिमिनिश करते हैं तो उस पॉइंट को हम वहां से हटा देंगे। इतना समझ में आया? अब ये तो था संविधान लागू होने से पहले की बात। अब संविधान लागू होने के बाद अगर कोई ऐसा कानून बनता है जहाँ पे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कानून ही पूरा शून्य करार कर दिया जाएगा। भाई अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे मौलिक अधिकार है, तुम्हें अपने मौलिक अधिकारों संविधान को देखते हुए कानून बनाना चाहिए ना कि भाई व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो नहीं रहा है, हो रहा है तो हम इस पॉइंट को हटा देते हैं। तो मान लो कि ये कानून जो है आईपीसी जो कानून है वो 1962 में बना होता है ना, मान लो कि आईपीसी जो है 1962 में बना होता और इस पे प्रोविजन था कि सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं आप, आत्म अभिशंसन कर सकते हैं। तो ये कानून जो है, ये पूरा ही कानून जो है वो शून्य करार कर दिया जाएगा। ये बात समझ में है? जुडिशियल रिव्यू यही कहता है कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई कानून बना है और उसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि वो आपके कानूनों को, आपके जो मौलिक अधिकार है उसको हनन करता है, उसको कम करता है, डिप्राइव करता है, तो हम उस कानून को उस हद तक हटा देंगे। लेकिन वही बात अगर संविधान लागू होने के बाद की बात कही जाए तो वो कानून जो है पूरा शून्य करार कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संविधान लागू होने से पहले के कानून, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान लागू होने के बाद के कानून की अलग अलग कंडीशन है। तो इसको हमने बोला भाई 13 का ए यानी कि 13 का 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और इसको बोला हमने 13 का 2। आई बात समझ में? चलिए अब हम इसको 1 बाय 1 करके रीड करते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसमें ये होगा कि कहाँ गया हो, पता नहीं कहाँ गया, वो पूरा खत्म हो जाए, वो कानून ही पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ वो बन ही नहीं सकते। कानून संविधान लागू होने के बाद जो कानून बन रहे हैं अगर वो आपके मौलिक अधिकारों को हनन करते हैं तो वो पूरा कानून ही जीरो हो जाएगा। लिखा भी है यहाँ पे बट वो पीडीएफ पता नहीं कहाँ गया। लिखा भी है यहाँ पे। अच्छा भाई 12 बजे के बाद क्या हो रहा है इसे? मैं सोच रही हूँ कि 12 बजे के बाद तुम्हें वीडियो का पेपर सॉल्व कराया जाए, तुम बैठे रहोगे 12 बजे के बाद? जब तुम्हारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे ना कि वहां पे पता चलेगा कि भाई, है ना? 12 बजे के बाद बैठे रहोगे? ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बैठना, तुम बैठना चाहो तो बैठ लो, नहीं बैठना चाहो तो मत बैठो, जबरदस्ती नहीं है। तुम एक्सप्लेनेशन वो तो यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड भी करना ही है ना, तो मैं सोची थी कि तुम बच्चे अगर यहाँ पे बैठे रहोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, तुम सामने लाइव देख लोगे कि भाई पेपर में क्या क्या कैसा कैसे सॉल्व करता है, किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो तुम। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी समझा दूंगी ना। तो ये दिक्कत क्या हो रही है इसमें? जबरदस्ती नहीं है, मैंने यूट्यूब के लिए तो करना ही है वो काम, तुम बैठे रहोगे तो बैठ जाना, नहीं बैठोगे तो तुम चले जाना। चलिए क्योंकि मंडे तक तो मैं भी फ्री हूँ, तुम्हें जो काम करना है पूछना है पूछ सकते हो, उसके बाद तो मैं भी बिजी हूँ। फिर मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे बीच इसी टाइम तक रहूंगी जिस टाइम तक मेरी क्लास है। चलिए तो आर्टिकल 13 की हम बात कर रहे हैं।
हाँ, तो ये है आपका आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, यानी कि ऐसे कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। मतलब पहला आर्टिकल देखो, आर्टिकल 13 का 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि संविधान लागू होने से पहले कानून, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि संविधान लागू होने से पहले के कानून। All laws that were in force before the constitution came into effect are called pre-constitutional law. अच्छा, सॉरी, प्री मतलब कि पहले, हाँ मतलब कानून, अच्छा मैंने वहां पे गलत लिख दिया है, हाँ मैंने उल्टा कर दिया ना, प्री पोस्ट कर देना, तो वहां पे मैंने गलत लिख दिया, तभी मैं कहूँ। हाँ, तो आर्टिकल पर एक्सप्लेनेशन सेम था। आर्टिकल 13 का 1 कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संविधान लागू होने से पहले के कानून। संविधान लागू होने से पहले के कानून क्या लिखा है कि ऑल लॉज दैट वर इन फोर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट आर कॉल्ड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इंग्लिश में तुम समझ जाओगे कि भाई वो कानून जो संविधान लागू होने से पहले के कानून है, वो उनको हम क्या बोलते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। If any such law is inconsistent with fundamental rights, it becomes void, यानी कि invalid to the extent of that inconsistency। अगर वो कानून जो है आपके लॉज को इनकंसिस्टेंट बना रहा है किसी प्रोविजन में, तो हम उसको उस हद तक क्या कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे। आ रही बात समझ में, इनवैलिड समझ में आया, इतना एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब है संविधान लागू होने के बाद के कानून। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और रिस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हम ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। आपको समझ में आ रहा है, हिंदी में तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना। फिर इफ अ स्टेट मेक सच लॉ दैट लॉ शैल बी वॉइड, मतलब पूरा कानून ही इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे तो है कि उस लिमिट तक हम उसको इनवैलिड कर सकते हैं जिस लिमिट तक वो आपके फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर संविधान लागू हो चुका है, तुम्हें पता है कि भाई इंसान के क्या है यहाँ पे अधिकार होने चाहिए, किस तरीके से आपको कानून बनाना चाहिए, फिर भी आपको मालूम होने के बाद भी आप वो गलती कर रहे हो, तो उस कानून को हम उस हद तक शून्य करार कर देंगे, यानी कि जीरो कर देंगे। चलो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं इसको, हिंदी वाले बच्चे फिर नाराज हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, पूर्व प्रवर्तन विधियां, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्व प्रवर्तन विधियां। संविधान लागू होने से पहले बनी सभी विधियां यानी कानून, यदि वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वे उस सीमा तक शून्य होंगी। अब तो और ज्यादा समझ में आ गया होगा। भविष्य की विधियां यानी कि आने वाली विधियां, राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को निरस्त या सीमित करे, यदि ऐसी विधि बनाई जाती है तो वो शून्य हो जाएगी। चलिए अब तो समझ में आ गया, अब तो नहीं है कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखो, ये देखो 31 का 3 कहता है डेफिनेशन ऑफ लॉ, द टर्म लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय द लॉज रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम्स यूजेस। मतलब जो कानून होता है, कानून क्या होता है, एक नोटिफिकेशन होता है, एक ऑर्डर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, एक ऐसी पावर होती है जिसको हमें फोर्सफुली यूज में लाना ही है, यानी कि कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। कानून की जो है मेरे को डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 13 का 4 के नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, the provision of article 13 do not apply the constitutional amendment. This provision was introduced by the 24th constitutional amendment। ये याद रखना, क्या कहता है ये, समझ में आया किसी को, क्या समझ में आया? ये तो साक्षी को तो पता होगा, उसने पहले पढ़ा है, क्या बोलता है ये याद। ऐड किया, आई बात समझ में, जोर से बोलो एक बार। हाँ, पहले जो है ना ये जो संविधान संशोधन वाला विधि प्रॉब्लम जो बोल सकते प्रोविजन था, वो आर्टिकल 13 में था ही नहीं। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 जोड़ा गया, यानी कि संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, जिसके तहत आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 जोड़ा गया है, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट कर सकते। आई बात समझ में, ठीक है। अब जो है इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में होता है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में होता है, केशवानंद भारती। ये सब जो है आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था ना कि जमीन वाला सिस्टम था, और इस टाइम पे आपका देखो 74 में होता है ना आपका, नहीं 78 में होता है, हाँ 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 70, हाँ 78 में होता है। तो देखो केशवानंद भारतीवाद, तो मैंने आपको बताया था कि भाई केशवानंद जो है एक केरल के एक वो रहते हैं, पुजारी टाइप रहते हैं, जिनके पास जो है काफी सारी जमीन होती है, मठ रहता है इनके पास, है ना। तो भाई सरकार जो है जमीन लेती है ना। और 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। तो ये वाद जो है 1973 में हो गया था, जिसमें बोला कि भाई ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी था। अब राइट टू प्रॉपर्टी है तो राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है राइट टू प्रॉपर्टी से अगेंस्ट जो है यहाँ पे कोर्ट में जाया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे केशवानंद भारतीवाद हुआ। तो ये देख लेना, इतना देख लेना क्या इसमें क्या हुआ था, खुद से देख लेना, बुक में भी है, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि जुडिशियल डिसीजन, यानी कि ऐसे कौन कौन से वाद है जिन पे जो है न्यायिक समीक्षा हुआ, यानी कि जो हमें कानून है उसको देखना पड़ा, कानून को हमें दोबारा से चेक करना पड़ा कि इसमें जो है क्या क्या प्रोविजन। तो पहला तो आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, दूसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और तीसरा केशवानंद बनाम केरल राज्य। ये देख लेना इसमें कि कौन कौन से जो है यहाँ पे वाद हुए। चलिए अब आता है आपका आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। टाइम कितना हो रहा है? राइट टू इक्वालिटी, राइट। तो राइट टू इक्वालिटी की मैं बात करूं तो राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है? समानता का अधिकार, समानता किस आधार पे? समानता होगी भाई। राइट टू आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये है आपका, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वे में। ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये हमने लिया अमेरिका से, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। मतलब क्या है दोनों में? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है आर्टिकल 14 है आपका, ये क्या हो गया इसे? ये कहता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। इसका मतलब क्या है? ये आर्टिकल जो है ना 2 पॉइंट देता है। पहला पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। इस आर्टिकल में क्या कहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले, मतलब कि सब समान, कानून के समक्ष सब समान है। कानून के समक्ष सब समान है। मान लो कि ये एक व्यक्ति है ए और ये व्यक्ति है दूसरा बी। इसकी मंथली सैलरी है 4000 रुपये पर मंथ, इसकी जो मंथली सैलरी है 4 लाख पर मंथ। दोनों ने एक काम किया है, चोरी करी है। अब जब दोनों ने चोरी करी है तो भाई कोर्ट ने इनको क्या सजा दी? कोर्ट ने इनको मान लो कि ये सजा दी कि तुम्हें जो है जुर्माने में 1 लाख रुपए देने हैं। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे क्या है ये। ए एक व्यक्ति है, बी दूसरा व्यक्ति है, दोनों ने चोरी करी है। एक की मंथली सैलरी है 4000 रुपए, एक की मंथली सैलरी है 4 लाख रुपए। दोनों ने चोरी करी। अब जब चोरी करी है तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए सब व्यक्ति समान है, कानून के सामने सब समान है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो एक लेडी रहती है
आंख में पट्टी बंधी रहती है और तराजू पकड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों उनके लिए जो है, कल्प्रिट भी और विक्टिम भी दोनों उनके लिए बराबर है ना, कि दोषी को भी सजा, दोषी को सजा होनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, मतलब जो है कानून जो है इक्वल होना चाहिए। अब मान लो चोरी करी भाई, इन चोरी के दौरान जो है बोला जाए कोर्ट ने इनको जो है सजा दी कि तुम्हें जो है 1 लाख रुपए जुर्माना देना है, चोरी करने का 1 लाख रुपए जुर्माना देना है। अब कौन आसानी से चुका पाएगा? 4 लाख वाला। 4,000 वाले की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। 4,000 में वो कैसे देगा भाई 1 लाख रुपए? तो भाई अब देखो, क्या यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जा रहा है लोगों को? इक्वली ट्रीट हो रहा है? ये गरीब व्यक्ति कहां से देगा पैसे? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है जो चोरी किए हुए उसने पैसे है वो उसे छुपा के रखे हुए, जब वो पकड़ा गया तो जब्त तो नहीं होंगे वो पैसे? ये अच्छा तर्क था आपका। चलिए, ये क्यों आ रहा बार बार परेशान करने? हाँ लेकिन ये देखो ना कि यहाँ एक इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये क्यों आ गया बार बार इसको परेशान करने? देखो चोरी तो दोनों ने करी है, मैं मानती हूँ कि कानून ने बराबर की सजा दी है। 4,000 वाला पे नहीं कर पाएगा, हाँ ये बात अलग है कि उसे छुपा के रखा होगा पैसे तो वो पे कर देगा, लेकिन कानून के सामने सब बराबर है। अभी 4,000 वाला 1 लाख रुपए पे नहीं कर पाएगा, 4 लाख वाला एक आराम से पे कर देगा। नुकसान किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। इसने तो भाई पैसे दिए, जुर्म उसका जो है जुल्म छूट गया, मतलब वो छूट गया। ये बेचारा है तो जुल्म दोनों ने एक जैसा किया है, लेकिन वो पैसे देके छूट गया, ये पैसे देके छूट ही नहीं पाएगा क्योंकि इसकी सैलरी कम है, पेमेंट कहाँ से कर पाएगा ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अमीर गरीब के रूप में जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अमीर व्यक्ति जो है आराम से जो है छूट जाएगा। मान लो मैंने कोई अपराध किया है और मैंने ब्लेम तुम पे कर दिया, तुम बहुत नॉर्मल इंसान हो और मेरे बड़े बड़े राजनेताओं के साथ दोस्ती आ रही है, जो अधिकारी लोग हैं उनके साथ दोस्ती आ रही है ना। अब गलती मैंने करी है, लेकिन मैंने जो है अपनी जो अप्रोच है उसके थ्रू हम मैं छूट चुकी हूँ, नुकसान तुम्हें हो रहा है। तो कानून भले दोनों को इक्वल प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भेदभाव कैसे हो रहा है? अमीर गरीब का भेदभाव हो रहा है ना, कि जो गरीब है वो और गरीब हो गया, जो अमीर है वो और गरीब हो गया और अमीर हो गया। यहाँ पे दूसरा ये इक्वल प्रोटेक्शन। इक्वल प्रोटेक्शन मतलब कि कानून जो है समान लोगों को समान रूप से देखेगा। यानी कि अगर मान लो ये 4,000 रुपए कमाता है, ये भी 4,000 रुपए कमाता है, ये 1 लाख रुपए ये दोनों 1 लाख रुपए कमाते हैं, सजा मिली किन दोनों को? या फिर ऐसे मान के चलो ये 4-4 हजार रुपए कमाते हैं, और भाई बोला गया इन्होंने आगे चोरी करी, इनको कहा कि भाई तुम्हें जो है 2 लाख रुपए देने, 2 लाख रुपए देने। अब गरीब गरीब के बीच में इक्वालिटी हो रही है, अमीर अमीर के बीच में इक्वालिटी हो रही है। यहाँ पे अमीर गरीब का डिफरेंस आ रहा था ना, भले कानून तो सबको एक जैसे देख रहे, एक रूप से देख रहे हैं, लेकिन अमीर गरीब का डिफरेंस आ रहा है। वहां पे भी कानून दोनों को एक जैसे देख रहा है, लेकिन कैसे? गरीब को गरीब के हिसाब से दंड मिलेगा, अमीर को अमीर के हिसाब से दंड मिलेगा। आ रही बात समझ में? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून जो है सबको समान रूप से देखेगा। और यहाँ पे क्या था? इक्वल प्रोटेक्शन। अमीर गरीब, जाति धर्म, अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। वहां पे सब चीज देख के अपने उस हिसाब से जो है यहाँ पे कानून, यहाँ पे उस हिसाब से सजा दी जाएगी। नवीन को नहीं आ रहा है समझ में, उसका फेस देख के लग रहा है मुझे। हाँ वो मर्डर में केस अलग बनता है। मैं एक एग्जाम्पल के लेके चल रही हूँ ना, कि एक चोरी के हिसाब से, अब इतना बड़ा थोड़ी मैं बोलूंगी यहाँ पे। चलो क्या कहता है ये? इक्वालिटी बिफोर लॉ, दिस कंसेप्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश से लिया गया है। इट मीन्स नो पर्सन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कानून सबके लिए समान है। इट मीन्स the same law applies equally to everyone regardless of status, position or wealth. It establishes the rule of law. लिखा है यहाँ पे। मैंने बोला कि हम यहाँ पे जो है यहाँ पे डिफरेंस हो जा रहा अमीर गरीब के हिसाब से, और जो आपकी अप्रोच है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे स्टेटस, पोजीशन एंड वेल्थ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट हो ही जा रहा है, भले कानून नहीं कह रहा है।
equal protection. This concept has been borrowed from the US Constitution. It means that the person in similar circumstances should be treated equally. अगर दोनों व्यक्ति गरीब है तो गरीबों को उस हिसाब से सजा मिलेगी, दोनों व्यक्ति अमीर है तो उस हिसाब से सजा मिलेगी. It permits reasonable classification for achieving justice. हरी बात समझ? अमीर को अमीर के हिसाब से, गरीब को गरीब के हिसाब से. तो यहाँ पे देखो ये आपका कैसा कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसको आप लोग किस तरीके से देख सकते हो, नेगेटिव रूप में, है ना. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. पॉजिटिव हो गया कहाँ से, अमेरिका के संविधान. लिख लो इसे, पॉजिटिव नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है. हालांकि इसके ना फेयर नोट्स बनाना, प्रॉपर फेयर नोट्स, पीडीएफ को 1 बाय 1 करके सारे लिख देना एक साइड से. एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो छूटना चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की कॉपी के इसी में नोट से मेहनत करी मैंने तुम्हारे लिए रात को 2-2 बजे तक उठ के पीपीटी बनाने की. तो तुम भी थोड़ा जो है इसको मेहनत को मेरी मेहनत को रंग देने का प्रयास करना. चलिए ये हो गया. हिंदी में भी देख लेते एक बार क्या कहता है. विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण. यह ब्रिटिश अवधारणा इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी पर समान कानून लागू होगा, समान, अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा. यह अमेरिकी संविधान से ली गई अवधारणा है. समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार उचित वर्गीय या अनुमति देता है. ये वाली हिंदी समझ में आ जाएगी. एक्सप्लेन तो मैंने वैसे कर ही चुका, आप हिंदी तो देख लोगे ना. चलिए आर्टिकल 14 कंप्लीटेड. आर्टिकल 15 की ओर मूव करते हैं. आर्टिकल 15 कहता है अगेन ये आपकी इक्वालिटी से संबंधित है. इक्वालिटी कैसी होनी चाहिए भाई, ना हम जाति देखेंगे, ना हम धर्म देखेंगे, ना लिंग देखेंगे, ना हम जन्म स्थान देखेंगे, ना कलर देखेंगे, सबको जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे. अगर आज तो मॉडर्न एरा में रह के भी इतनी पढ़े लिखने के बाद भी अगर ऐसा करते हो तो तुमसे बड़ा कोई अनपढ़ नहीं है. ठीक है, चलो तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो करता होगा, है हो तो फिर सबसे बड़े मूर्ख तुम ही हो. चलो आगे देखते हैं. इसमें देखते हैं आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 यही कहता है, जनरल प्रोहिबिशन है, द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. आर्टिकल इक्वालिटी इन पब्लिक प्लेसेस. आप जो है पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई तुम मेरे यहाँ मत आ, मैं तेरे यहाँ नहीं आऊंगा, तुम मेरे मंदिर में मत आ, मेरे होटल्स में मत आ, इस तरीके से, है ना. इस तरीके से कुछ भी हम नहीं बोल सकते. No citizen shall be denied access to public places over services on the above ground. Equal access shall be available to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, wells, tanks, bathing huts, roads, other public places maintained wholly or partially हो गया बाय स्टेट. यानी कि आप किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करोगे. कहाँ, चाहे आप होटल्स में हो, पब्लिक प्लेसेस में, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में आप किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते. आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 ये कहता है. आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 की मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजर्वेशन से संबंधित आ गया है ना. महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान. राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. देखो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो सेक्टर होता है आपका कौन सा था, फीमेल्स और बच्चे ही होते हैं. बहुत आसानी से इनको जो है बहलाया फुसलाया जा सकता है. इमोशनल्स होते हैं बच्चे, तो उनके पास कोई इमोशंस होते ही नहीं है. महिलाओं के पास बहुत सारे ज्यादा इमोशंस होने के कारण वो अपने जाल में खुद ही फंसती हैं. चलिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. State is permitted to make special provision for women and children. This is an exception of Article 15A. Such provisions are intended to promote their welfare and advancement. आई बात समझ में कि अगर महिला और बच्चों के लिए कोई प्रावधान बन रहा है, कोई प्रोविजन बन रहा है, तो वो 15(1) का एक्सेप्शन होगा, क्योंकि वहां पे तो बोला है कि हम किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे. लेकिन महिला और बच्चों के साथ हम भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है सबसे ज्यादा शोषित रही हैं प्राचीन टाइम से. सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी ने झेला है तो महिलाओं ने झेला है. तो उनके वेलफेयर के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोविजन कर सकते हैं. बच्चे जो है सबसे ज्यादा शोषित होते हैं, क्योंकि उनपे बच्चे होते हैं, उनको आराम से जो है बहलाया फुसलाया जा सकता है, चाइल्ड लेबर करवाया जा सकता है. तो उस हिसाब से उनके वेलफेयर के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं. एंड दिस विल बी द एक्सेप्शन केस ऑफ 15 सब क्लॉज 1. आई बात समझ में. चलिए
यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे 15 का सब क्लॉज 4 कहता है आपके कि हम जो है SC STs EWS OBCs के लिए फिलहाल यहाँ पे मेनली जो SC STs के लिए बात करी गई है। STs तो इसलिए क्योंकि ये हमारी जो है कैसा एक इनकी अपनी एक कल्चर डाइवर्सिटी है, ये हम आम लोगों से बहुत अलग होते हैं, इनकी कल्चर एक्टिविटीज बहुत अलग होती है। जैसे आप जौनसार की तरफ चले जाओ, उनकी कल्चर, हाँ जौनसार एक ऐसा क्षेत्र है, जौनसारी समुदाय एक ऐसा क्षेत्र है जिन्होंने स्पेशली जो उत्तराखंड की जो आपकी संस्कृति है उसको बचा के रखा है। दूसरा कुमाऊं रीजन के गढ़वालियों को तो भगवान जाने क्यों वेस्टर्नाइजेशन का भूत चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ एरियाज में है गढ़वालीज जो वेस्टर्नाइज की ओर मूव नहीं कर रहे, मूव करते हुए भी अपने कल्चर को प्रमोट कर रही है। बेसिकली देखा जाए तो कुमाऊं और जौनसार वाले एरिया में जो है उत्तराखंड की संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। तो वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है SC जो है शूद्र वर्ण है, वैदिक काल से जो इन पे जो है डिप्रेस क्लासेस हुई है, बहुत अत्याचार हुआ है, हमारे यहाँ नहीं आना, हमारे कुओं में पानी नहीं आना, मंदिरों में नहीं आना, स्कूल्स पे नहीं जाना, बहुत सारी चीजें। तो SCs और STs के वेलफेयर के लिए यहाँ पे प्रोविजन किया है कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे, एंड वो रिजर्वेशन आपका 15(1) का एक्सेप्शन केस होगा। दोनों का होता है। जैसे उत्तराखंड में आ गए तो उत्तराखंड में जो भी गर्ल्स एग्जाम देती है तो उसमें गर्ल्स का रिजर्वेशन अलग होता है उनके लिए, उसके बाद जो है स्टेट का अलग रिजर्वेशन। तो अगर मैं बात करूं तो ये रिजर्वेशन जो है ना सेंटर बनाती है, स्टेट अपना रिजर्वेशन ऐड करती है लेकिन मेनली जो है सेंटर बनाती है, तो बढ़ा नहीं सकती, फिक्स्ड है। अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन कैसा है, 19, 11 और 4 का है ना, 19 एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितना रिजर्वेशन है, लेकिन 19% फॉर SCs, 11% फॉर STs और 4% फॉर OBCs। इस तरीके से एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता और मैं बोल भी नहीं सकते कि बिल्कुल सही है, पर एक बार आप चेक कर लेना कि रिजर्वेशन किस हिसाब से। चलिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब देखो जो SCs कैटेगरी है ना वो सामाजिक रूप से तो पिछड़ी हुई है, सामाजिक रूप से पिछड़ी मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार सहा है और जो है हीन दृष्टि से इनको जो है देखा जाता था कि हमारे यहाँ नहीं आना है, अलाना फलाना बहुत सी चीजें होती थी। अब जो है ये सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हुई है और शैक्षणिक रूप से एजुकेशनल बैकग्राउंड सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है इनको स्कूल कॉलेजेस में एंट्री नहीं मिली थी। तो ये बैकवर्ड क्लासेस कैसी हुई है, एजुकेशनल रूप से। और बेसिकली देखा जाए तो रिजर्वेशन मिलना भी सोशल और एजुकेशनल रूप से ही होता है। अब जैसे क्रीमी लेयर वाला सिस्टम चल रहा है मालूम क्या क्या होता है क्रीमी लेयर? अब जो है आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि जो ऑलरेडी अच्छी क्लासेस मतलब जो SCs और STs में भी ऐसी फैमिली बैकग्राउंड है जो अच्छा है, जिनके माता पिता पहले से ही जॉब्स में है, जिनकी जो है काफी जो है इकोनॉमिकली वो काफी अच्छे हैं और उनको शिक्षा के रूप में भी काफी अच्छा प्रमोशन किया है, अच्छे लेवल पे पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने, उनको रिजर्वेशन ना मिलके बल्कि रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो वास्तव में उसके हकदार है। जैसे आज भी डेट में देखा जाए तो कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ SC और STs के साथ जो है, STs तो खैर वो अलग क्लास हो गए, लेकिन SCs की मैं बात करूँ तो SCs में भी ऐसी एरियाज है जहाँ पे जो है वो पढ़े लिखे कम है, आज भी उनकी सामाजिक स्थिति बहुत खतरनाक बहुत खत्म स्थिति में है वो, तो उनको जो है बेसिकली रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब ऐसा होता है ना कि रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है वो फैमिली बैकग्राउंड भी उनका अच्छा है, पढ़ाई के रूप में भी अच्छे है, तो वो आगे प्रमोट हो रहे हैं। जो पहले ही पीछे है, जो पहले ही पिछड़े हुए और पिछड़े हो रहे हैं, क्योंकि आगे जो लोग है वो और सीट्स ले दे रहे हैं, जो हकदार है नीचे वाले लोगों को तो ऊपर आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे देखो SC और STs के लिए जो भी जो रिजर्वेशन होगा वो 15(1) का एक्सेप्शन केस होगा, तो ये ध्यान रखना। द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दिस प्रोविजन वाज इंटरेस्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और ये SC ST एरियाज SC और STs के लिए जो रिजर्वेशन है वो पहले संविधान 1950 में बना लागू हुआ और 1951 में ही आपके SC STs के लिए रिजर्वेशन बना दिया गया। बेसिकली देखा जाए तो ये रिजर्वेशन पहले 10 साल के लिए था कि भाई हम 10 साल जो है 10 साल के लिए हम इसको रिजर्वेशन रखेंगे, बट जो है वेलफेयर नेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको बराबरी स्तर पे लेके आना पड़ेगा। तो ये रिजर्वेशन आज की डेट में भी चल रहा है और अब इस रिजर्वेशन में आज की डेट में
अगर मैं बात करूँ तो अमेंडमेंट क्या हो रहा है कि क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट आ चुका है ना। तो उसी तरीके से तो ये जो रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है वो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। और ये ध्यान रखना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट 1 to 1 याद होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 15 आर्टिकल्स भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखो रिजर्वेशन इज स्कूल्स, यानी कि जो सरकारी स्कूल्स होती हैं, आपको पता होगा कि जो सरकारी स्कूल्स होती है वहाँ पे रिजर्वेशन होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि भाई आप जनरल से हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ताकि वहाँ पे हम क्या कर सके, इनको रिजर्वेशन दे सके। रिजर्वेशन कैसे कि थोड़ा फीस कम हो जाती है। फॉर्म फिल करते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स के, गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती है उसके फॉर्म फिल करते हो, तो जो है यहाँ पे जनरल के लिए अलग फीस क्राइटेरिया रहता है और रिजर्व कैटेगरीज के लिए अलग फीस क्राइटेरिया रहता है। कुछ पूछना है? ईडब्ल्यूएस भी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस काफी देर में, ऐसा नहीं है, शायद प्रोविजन नहीं है। पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस के साथ ही, ईडब्ल्यूएस के लिए बेसिकली रिजर्वेशन मिला उनके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वजह से। आई थिंक 11% का रिजर्वेशन मिल रहा था उन्हें, 10, हाँ 10-11% का रिजर्वेशन है उनके लिए। अब फॉर्म फिल करने में तो आप बहुत से ऐसे फॉर्म होते हैं जो सबके लिए फ्री होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को पैसा तो लेना पड़ेगा। अब इतना भी कोई गरीब नहीं है कि वो 150 रुपये ना ला के दे सके। 150 रुपये तो सबके पास होते ही, इतना तुम चाउमीन मोमो मत खाओ, फॉर्म फिल कर दो बस। किनके लिए? तो उनके लिए 150 ही है। यहाँ पे बात ही चल रही है ना इकोनॉमिकली जो, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ 10% का रिजर्वेशन ग्रांटेड है उनके लिए। वो अब तुम सरकार से अपील कर लेना, मुझसे मत बोलो, मैं फॉर्म फिल नहीं करवा रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लाइक एससी एसटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। Reservation may be provided in government educational institution, private education institution, receiving state and state and private unaided educational institution, minority educational institution protected under Article 30, exempt from this provision। मतलब कि जो जितने भी सरकारी, जितने भी शैक्षिक संस्थान होते हैं उन सभी में क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ किसके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि रिजर्वेशन में भी प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट एजुकेशन, यानी सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वहां मिलेगा, प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस में मिलेगा, और राज्य प्रायोजित शैक्षणिक संस्थान, मतलब जो कैसे चलते हैं वो स्कूल्स तो प्राइवेट तो है, जैसे जनता कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, सुना है जनता कॉलेजेस? नहीं सुना है? सुन लो, जनता कॉलेजेस ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि होते तो प्राइवेट है, लेकिन इनको पैसा कहाँ से मिलता है, सरकार के थ्रू। बेसिकली इसको एक एनजीओ सिस्टम्स की तरफ से देख लो कि सरकारी जो है, सरकार जो है इनको पैसे देती है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सभी में आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। एससी और एसटीज को, एससी और एसटीज को रिजर्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्टेड अंडर 30 एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस प्रोविजन, यानी कि माइनॉरिटीज के स्कूल्स होते हैं आर्टिकल 30, माइनॉरिटी के स्कूल्स होते हैं आर्टिकल 30 के अंदर है वो। अभी जब आर्टिकल 30 पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे कि ये प्रोविजन उनके लिए है या नहीं। चलिए, दिस क्लॉज वाज इंसर्टेड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट। ये स्कूल कॉलेजेस में जो आपका रिजर्वेशन मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे रिजर्वेशन मिलेगा, वो आपकी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत दिया गया है, यानी कि संविधान संशोधन हुआ, इसीलिए तो सब क्लॉज 5 जोड़ा गया। मैंने बोला जितने भी आर्टिकल्स, जो मेन आर्टिकल्स है उनमें अगर आप सब क्लॉसेस पढ़ते हो तो इसका मतलब वो किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए, और वो अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे लिखा है 93rd इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 2005 पे।
दूसरा आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो अभी लेटेस्ट आया आपका 2019 के अमेंडमेंट एक्ट से, लेटेस्ट जो है ना। द स्टेट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS citizens. Reservation can be provided on the basis of economic criteria. Up to 10% reservation may be granted. Educational institution, government jobs. This provision was instituted by 103वां संविधान संशोधन 2019 में होता, उसके तहत जो यहाँ पे जोड़ा गया था। तो ये सेम रिजर्वेशन 15 का 1, जाति धर्म लिंग के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा कि हम जो है जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि वो हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे आ नहीं सकता। आर्टिकल 3 कहता है, 15 का 3 कहता है कि महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बने कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 4 आपका किससे संबंधित है? ST STs के लिए एजुकेशनल नहीं, स्पेशल प्रोविजन से किसके तहत जोड़ा गया है? वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत जोड़ा गया। आर्टिकल 15 का 5 कहता है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको जो है रिजर्वेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ उनकी कास्ट के थ्रू हम उनको रिजर्वेशन देंगे। और 15 का 6 कहता है कि EWS के लिए रिजर्वेशन है। अब मैं एग्जामिनर होती तो सब क्लासेस जरूर पूछती, लेकिन मैं एग्जामिनर नहीं तो मैं सब क्लासेस, अब वो डिपेंड करता है सरकार जो आपका एग्जामिनर है जो पेपर सेट कर रहे हैं वो पूछते हैं या नहीं। तो फिलहाल आर्टिकल 15 तक हम आज की क्लास में कंप्लीट कर चुके। किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनीबॉडी? अगर है तो पूछ लो। है आपको डाउट? फिर हम 15, 16 बाकी कल फ्राइडे, हाँ तो कल लास्ट क्लास है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो है क्लास काफी लंबा ज्यादा चले, ताकि मैं मतलब कोशिश करूंगी मैं काफी ज्यादा आर्टिकल्स कंप्लीट करा सकूं। तो भाई अभी तक हमने 15 आर्टिकल कर चुके हैं 1 by 1 टू मंडे को मैं आपसे ओरली पूछूंगी, कोई भी मैं रैंडम किसी से भी पूछ सकती हूँ 1 से लेके 15। अभी तो आज से 1 से 15 तक हो चुके हैं आर्टिकल्स। कल की क्लास में जितने आर्टिकल्स हम करेंगे 1 से लेके उतने आर्टिकल सबको याद होने चाहिए 1 by 1। आज याद नहीं किया तो कभी याद नहीं किया, ठीक है? एक बारी में याद नहीं होता, लेकिन एक बार याद जरूर होता है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। मैं अपनी बात करूं तो मेरे को इतने अच्छे से नोट्स याद हो चुके हैं आपने कि मुझे पता चल गया कि मैंने कौन से पेज में क्या चीज लिखी हुई है, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रहा है ना। जितनी बार आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे उतनी वो चीजें आपके दिमाग के अंदर बैठती जाएगी। चलिए तो आज के लिए इतने करते, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। मिल जाएगी आपको, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी।